नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश गौड़ स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाई प्रकाश गौड़। मेरे मित्रों ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है एक लर्निंग ऐप के रूप में ई प्रयास के नाम से। जो बच्चे ये जो एग्ज़ाम दे रहे हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप का, लगभग अगस्त के लास्ट वीक में आपके ये एग्ज़ाम हो सकता है, उसका एक क्रैश कोर्स हम लेकर आ रहे हैं। क्रैश कोर्स में मैथ्स का जो थोड़ा बहुत पोर्शन होगा उसका मैं मार्गदर्शन करूंगा आपके लिए। बाकी फैकल्टीज आपके सामने रहेगी। तो ये अभी आया नहीं है, इस हफ्ते में शायद ये लॉन्च हो जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें मैथ्स की जितनी भी क्लासेज हैं, जितना भी मार्गदर्शन मेरी तरफ से हो सकता है निःशुल्क, वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। केवल मैथ्स का निःशुल्क है ना, बाकी नॉमिनल रेट में ये तैयार किया गया है और आपको ज़्यादा कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा इस पर। तो कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सॉल्व करा सकूं, और कुछ जो पुराने एग्जाम्स में आ चुके हैं और कुछ आने लायक हैं उनका एक कलेक्शन मैंने करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको पहला क्वेश्चन दिया है सेट थ्योरी से। इसमें एक क्लास में 55 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से मैथ्स के 23, फिजिक्स के 24, केमिस्ट्री के 19, फिजिक्स और मैथ के 12, मैथ्स और केमिस्ट्री के 9, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 7 और ऑल सब्जेक्ट के 4 स्टूडेंट्स हैं। तो आपसे पूछा है कि केवल एक विषय यानी ओनली वन सब्जेक्ट को पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की नंबर कितने हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप इसको वेन डायग्राम से सोल्व कीजिए। तो वेन डायग्राम से अपन सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक यूनिवर्सल सेट ले लीजिए। यूनिवर्सल सेट लेने के बाद में आप क्या कीजिए, ये तो ले लिया अपने मैथ्स का सेट, ये ले लिया अपने फिजिक्स का, और ये अपने ले लिया केमिस्ट्री का। ठीक है, अब यहां पर अपन लिखेंगे ये सब मैथ्स हो गया, ये फिजिक्स हो गया और ये केमिस्ट्री हो गया। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने में ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को लास्ट से स्टार्ट करना। अपने को लास्ट से स्टार्ट करने वाला सबसे पहले अपने देखना है कि सभी विषय को पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 4। तो सभी विषय को पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी हो गई, 4। वो अपन ने लिख दी यहां पर। अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे क्या लिखा है, 7 फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के 7 है, इनका एरिया ये है, तो अपन यहाँ लिख देते हैं 3। तो देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री के 7 हो गए कि नहीं हो गए। इसके बाद में अपन लेते हैं 9 मैथ्स और केमिस्ट्री। मैथ्स और केमिस्ट्री के 9 है, इसमें से 4 अपन लिख चुके हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5। ठीक है, इसके बाद में मैथ्स और फिजिक्स के कितने हैं, 12 है। मैथ्स और फिजिक्स के आपके पास टोटल 12 हैं, जिनमें से अपन ने 4 लिख दिया है, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 8। ये हो गया। अब आते हैं अपन आगे, यहाँ से पढ़िए 19 केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में देखो 19 टोटल हैं, इसमें से 5, 4, 9, 3, 12, यानी 12 स्टूडेंट्स अपन पहले से फिल कर चुके हैं। तो 5, 4, 9, 3, 12, तो बचे कितने, 7। इसी तरह से 24 है फिजिक्स में। फिजिक्स में देखो अपने 8, 4, 12, 3, 15 लिख चुके हैं, और अपने पास कितने हैं, 24। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9। इसके बाद में देखिए मैथ्स के कितने हैं, 23। मैथ्स में आपने क्या लिखा, 8, 4, 12, 5, 17। तो अपने पास इसके कितने बचे मैथ्स के, 6। ठीक है, अब अपना आंसर आ गया है, केवल एक विषय को पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। तो केवल एक विषय को पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी, 6, जो केवल मैथ्स को पढ़ते हैं, फिजिक्स जो 9 पढ़ते हैं, केमिस्ट्री 7 पढ़ते हैं। तो इसका मतलब 6 भी सही है, 7 भी सही है और 9 भी सही है। तो 3 ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते। इसका मतलब इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी सभी ऑप्शन हैं वो सही हैं। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी सेट से लिया है। आपको कहा है कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में जो संख्या है वो 700 है। सेट ए में नंबर है वो 200 है, नंबर बी में 300 है, और ए इंटरसेक्शन बी में कार्डिनल नंबर है आपके पास 100। तो आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू पूछी है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं आपको डी मॉर्गन लॉ के बारे में बता देता हूँ। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल्स टू होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये डैश लिखो या सी लिखो, एक ही बात है। तो ये फॉर्मूला होता है, ए यूनियन बी का होल डैश क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश।
तो जो आपका जो क्वेश्चन है नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको आप क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। अब देखिए ये डैश क्या चीज है, डैश है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से अगर अपन माइनस कर दें क्या, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो अपने को नंबर ऑफ ए यूनियन बी डैश प्राप्त हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो था उसको आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ ए, ये प्रॉपर्टी एक, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट अपने पास कितने हैं, 700, तो आप यहां पे लिखेंगे 700 माइनस सेट ए में कितने स्टूडेंट्स अपने पास 200, बी में 300 और ए इंटरसेक्शन बी में 100, तो आप यहाँ लिखेंगे 200 प्लस 300 माइनस 100, तो देखिए 700 माइनस 200 एंड 300 500 माइनस 100 कितने हो गए 400, तो आंसर कितना आ जाएगा 300। तो आपका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। समझ में आया? दो ही बातें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ क्या है, ए यूनियन बी का होल डैश है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है, और दूसरी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, तीन सोच सकते हो वैसे तो, ए कॉम्प्लीमेंट्री जो है सेट उसके बारे में बता सकते हो कि यूनिवर्सल सेट में से अगर वो सेट माइनस कर दिया जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट आ जाता है, और एक प्रॉपर्टी जो ये है नंबर ऑफ ए यूनियन बी है वो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, ये लॉग से लिया गया है, 0.05 की पावर दे रखी है लॉग ऑफ 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.0012 टिल इन्फिनिटी, और बेस दे रखा है इसका √20, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें भी दो तीन रूल्स लगेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया गया था। दो तीन बातें हैं, एक तो ये ध्यान रखिए कि लॉग का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो अगर बेस अगर अपन इक्वल करने की कोशिश करें तो अपना काम हो सकता है। इसके अलावा एक यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की भी प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, अगर आपके पास इनफाइनाइट सीरीज है तो उनका सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a/1 माइनस आर। यहाँ a क्या है फर्स्ट टर्म और r क्या है कॉमन रेशियो। तो इस हिसाब से अगर अपन देखें, सबसे पहले 0.1 प्लस 0.01 टिल इन्फिनिटी, इसकी अगर सम निकालनी हो अपने को तो ऊपर तो लिखेंगे 0.1 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस आर कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है, सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दें तो अपने को ये मिल जाएगा कॉमन रेशियो। तो 0.01 में आप 0.1 से डिवाइड करोगे, कैसे डिवाइड करोगे, इसको लिखोगे 1/100, इसको लिखोगे 1/10, 0 से 0 कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई 1/10। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ गई 1/10। चाहो तो आप इसको और आगे सोल्व कर सकते हो, ऊपर तो 1/10 और नीचे आ गया 9/10, तो आपके पास ये कितना आ गया 1/9, यानी ये जो वैल्यू है आपके पास ये वैल्यू कितनी बन गई 1/9 बन गई। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और आप सोल्व कर सकते हैं, पहले इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं जिससे क्या है कि आपको सोल्व करने में आसानी रहेगी। देखिए 0.05 है, जीरो पॉइंट 0.05 है, इसको अपन लिख सकते हैं 5/100 यानी 1/20, यह भी अपन निकाल सकते हैं। अब 1/20 को आप 20 की पावर -1 लिख सकते हो, तो ये भी यूज में लिया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे, जो बेस था 0.05 इसको अपने 120 लिखा और 120 को अपने लिख दिया 20 की पावर -1 लॉग ऑफ √20, और यहाँ जो 0.1 0.01 0.02 था इसको अपन ने लिख दिया 1/9, ऐसे लिखा जा सकता है। अब समझने वाली बात, दो बातें हैं,
लॉग से पहले जो भी वैल्यू होती है वो कहाँ चली जाती है, पावर में। तो आप यहाँ लिखोगे 20 की पावर लॉग ऑफ √20 1/9 की पावर -1। ठीक है, अब देखिए 20 की पावर लॉग ऑफ, ये 1/9 की पावर -1 है, इसको अपन केवल 9 लिख दें। और ये जो 20 की पावर 1 रूट है, इसको अपन लिख सकते हैं 20 की पावर 1/2। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी है कि लॉग में यहाँ एल्फा हो, यहाँ बीटा हो और उसकी पावर a हो, तो आप इसको 1/a लॉग ऑफ एल्फा और यहाँ बीटा, यानी ये जो पावर है ये बाहर आ जाएगी बट्टे के नीचे। तो इसी तरह से 20 लॉग ऑफ ये 20 ये 9, ये जो 1/2 है ये कहाँ आ जाएगा, 1/1/2। पावर है वो लॉग से पहले आ जाएगी, कहाँ पे, बट्टे के नीचे। तो ये बन गया देखो 20 की पावर लॉग ऑफ 20। अब ये कितना हो गया 2, और 2 पावर में गया 9 का स्क्वायर। अब आपको पता ही होगा कि a की पावर लॉग ऑफ x, जहाँ बेस a हो तो आप इसको x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये तो खत्म हो जाएगा और बचेगा कि 9 का स्क्वायर यानी 81, और यही इसका आंसर होगा। तो 81 ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर है। दोबारा समझ लीजिए, सबसे पहले इनफाइनाइट सीरीज दे रखी थी। इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालने का तरीका होता है a/1 - r। तो यहाँ पे a जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, 0.1, 1 - r। r होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो निकालने का मतलब सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो मिलेगा, जो कि अपने को क्या मिलता है, 1/10। तो नीचे आ गया 1 - 1/10। तो ऊपर तो 1/10 है ही, नीचे 9/10 है। सोल्व करेंगे क्या बनेगा, 1/9। यह आ गया अपना क्या, r। इसके अलावा जो 0.05 है इसको अपन लिखेंगे 5/100। 5/100 को लिखा अपने 1/20, और 1/20 को अपन ने लिखा 20 की पावर -1। ये जो दोनों वैल्यू जो अपन ने सोल्व की है वो पहले से यहाँ पे अपन आगे लिख देते हैं। तो देखो यहाँ 20 की पावर -1, पावर क्या है, लॉग ऑफ, ये जो सम है वो अपन ने क्या निकाला था, 1/9, और नीचे क्या है, √20। अब मैंने बताया था लॉग से पहले कोई वैल्यू है वो कहाँ चली जाती है, पावर में। तो -1 पावर में चली गई। 1/9 की पावर -1 को अपन क्या लिख सकते हैं, 9। इसके अलावा जो 20 था, पावर रूट थी, उसको अपन ने 20 की पावर 1/2 लिख दिया। एक लॉजिक बताया मैंने आपको कि जो बेस में पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, कहाँ पर, अपॉन के नीचे। तो यहाँ पे 1/2 पावर थी, ये पहले आ जाएगी कहाँ पे, अपॉन के नीचे। और अपॉन के नीचे आने से ये क्या बन जाएगा, 2। इस 2 को वापस पावर में ले जाते हैं तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई थी कि अगर a की पावर लॉग हो और उसका बेस भी a हो तो बचेगा क्या, केवल x। तो यहाँ बचेगा 9 का स्क्वायर यानी 81। ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में n टर्म का जो समेशन है वो na + n² हो, जहाँ a और b दोनों कांस्टेंट हैं, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, सार्व अंतर कितना होगा। देखो भाई लोगों, सवाल दिखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बाकी आपको पेन टच करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन पे टच करना है और आप इसको सोल्व कर सकते हैं। एक ही बात का ध्यान रखना कि अगर Sn अगर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, यानी जैसे ये दे रखा है n² b + na प्लस कोई कांस्टेंट भी दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसका आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो एक ही तरीका ध्यान रखना है कि जो जिसके ऊपर स्क्वायर है, जिस टर्म पर स्क्वायर है, उसका जो कोफिशिएंट है, जो उसका गुणांक है, उसका डबल ही उसका सार्व अंतर होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि अगर द्विघात टर्म है अपने पास, उसमें आपका जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, उसको अगर अपन डबल कर दें तो वो उसका कॉमन डिफरेंस निकल आता है। तो यहाँ पर 2b d है वो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि x और y के बीच में गुणोत्तर माध्य g हो और आपको 1/g² - x² + 1/g² - y² की वैल्यू निकालनी है। इसका भी एक ट्रिक निकाली है मैंने कि अगर x और y दो टर्म अपने पास और उनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन कितना दे रखा है, g, ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया, इससे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सीधा सा तरीका है, आप कोई दो वैल्यूज एज्यूम कर लो। जैसे मैंने x को ले लिया 1, y को ले लिया मैंने 4, तो इसका g ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, g =
रूट एक्स वाई, तो यहाँ x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है, तो कितना आ जाएगा g की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे g की जगह लिख दिया अपन ने 2, तो x 1 हो गया, g 2 हो गया और y क्या हो गया 4। तीनों वैल्यू जो अपने को पता है आप ये क्वेश्चन में रख दीजिए। क्वेश्चन में 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये तो बन गया 1 अपॉन 3, 4 माइनस 1 3 हुआ, प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 16 कितना हुआ माइनस 12, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 12। सॉल्व करते हैं, 12 एलसीएम लिया तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 1 यानी 3 अपॉन 12 यानी 1 अपॉन 4, ये 1 अपॉन 4 आ गया। अब अगर ऑप्शन में ये वैल्यूज पुट करने पर जो ऑप्शन अपने को 1/4 देते हैं वही इसका आंसर है। तो देखो जी स्क्वायर तो कितना हुआ 4, 1/4 तो नहीं आया, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। फिर सी ऑप्शन में अगर जी की जगह 2 रखते हैं तो 2 अपॉन 4 ये भी 1/4 नहीं है, 3g स्क्वायर ये भी नहीं है, और यहाँ पर देखिए 1 अपॉन जी स्क्वायर, तो 1 अपॉन जी स्क्वायर कितना होगा 1/4 होगा, वही 1/4 आ रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1 अपॉन जी स्क्वायर। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, समीकरण p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर इंटू एक्स प्लस आर माइनस पी इक्वल टू 0 के रूट हैं। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है और ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को अगर इसकी ट्रिक नहीं पता होती तो वो फिर गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ पर देखिए अगर बच्चों को वो ट्रिक नहीं पता तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूले से या फैक्टराइजेशन कर कुरा के इसके रूट्स निकालने की कोशिश करेंगे। जबकि एक लॉजिक बता रहा हूँ भाई लोगों, उस लॉजिक से आप आसानी से विद इन 20 सेकेंड आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। देखिए लॉजिक क्या है, आपका अगर द्विघातीय समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए तो इस द्विघातीय इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मूल हैं वो होंगे 1 सी अपॉन ए। ये सीधा सा लॉजिक है। तो देखिए अपन ट्राई करते हैं, ये द्विघातीय समीकरण है तो ये तो हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब अपन a प्लस बी प्लस सी कर देखते हैं। देखो p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी, वैल्यू क्या बन गई 0 आ गई, यानी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब इसके रूट क्या होंगे 1 सी, सी क्या अपने पास आर माइनस पी अपॉन ए क्या है p माइनस क्यू। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हुआ, 20 सेकेंड भी नहीं लगे। तो लॉजिक याद रखना है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में अगर ए बी और सी अपने को ज्ञात है और उनका सम अगर 0 आ रहा है तो आप रूट डायरेक्ट 1 सी अपॉन ए ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, ये है आपके किसका परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। अंकों 1 2 3 4 3 2 1 से कितनी संख्या बनाई जा सकती है जबकि विषम अंक हमेशा विषम स्थान पर ही रहे। तो देखिए क्या सॉल्यूशन होगा इसका, आपके पास अंक हैं 1 2 3 4 3 2 1। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जो मेरी रेगुलर क्लासेज होती हैं उनमें मैंने ये सिस्टम बता रखा है कि आपको सबसे पहले 7 डिजिट हैं तो आपको 7 डब्बे बना लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्थान बना लिए। परम्यूटेशन का सीधा सा लॉजिक यही होता है कि जितने अंक हैं जितने अंकों का आपको संख्या बनानी है उतने स्पेस बना लीजिए या स्थान बना लीजिए। तो अपने 7 स्थान बना लिए। अब स्थानों को नंबर देते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 दे दिए। अब ये क्या कर रहा है कि विषम अंक है वो विषम स्थान पर ही आने चाहिए, यानी ऑड डिजिट है वो ऑड प्लेस पर ही आनी चाहिए। ऑड कौन कौन से अपने पास 1 2 3 4, 4 ऑड डिजिट अपने पास। अब देखो ऑड प्लेस कितने अपने पास 1 2 3 4, 4 ही डिजिट हैं और 4 ही प्लेस हैं। तो 4 डिजिट को 4 प्लेस में अपने को फिल करना है तो उसके तरीके कितने होंगे फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 4,
4 स्थान और 4 ही डिजिट हैं, उनको बढ़ने के तरीके कितने होंगे? फैक्टोरियल 4। लेकिन अगर उनमें से कोई डिजिट रिपीट हो रही है तो वो जितनी बार रिपीट हो रही है उतने फैक्टोरियल का उसका भाग लग जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 1 और 1 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 और 3 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आप डिवाइड किससे करोगे? फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ये तो अपने भर दिए विषम अंकों को विषम स्थानों पर, अब अपने को बाकी स्थान खाली थोड़ी छोड़ने हैं। इसके लिए अब देखो सम डिजिट यानी इवन डिजिट अपने पास कितने हैं? 3, और अपने पास इवन प्लेस कितने हैं? 3 है। 2 4 6 दूसरे चौथे और छठे नंबर पे भरेंगे, तो जितने डिजिट उतने ही प्लेस, तो उतना ही उसका फैक्टोरियल हो जाएगा। यानी फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 3। 3 स्थान थे और 3 ही डिजिट अपने पास अवेलेबल थे, तो उनको भरने के तरीके कितने होंगे? अब अपने को ये ध्यान रखना है कि कोई रिपीट तो नहीं हो रहा। 2 4 2 2 रिपीट हो रहा है 2 बार, तो डिवाइड किससे करेंगे? फैक्टोरियल 2 से। अब फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 24। फैक्टोरियल 3 कितना होता है? 6। फैक्टोरियल 2 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 2 2 24 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो आंसर कितना आ जाएगा? 18। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि क्या है? 18। समझ में आया? दोबारा समझ लीजिए, जितने अंक आपके पास अवेलेबल हैं या जितने अंकों को आपको संख्या बनाने के लिए कहा जाए आप उतने प्लेस बना लीजिए, यानी डब्बे बना लीजिए, खाने बना लीजिए। अब आपको चूंकि यहाँ पे विषम सम वाला लफड़ा दे दिया था, तो अपने को पहले देखना था कि विषम स्थान कितने हैं और सम स्थान कितने हैं। तो विषम स्थान अपन ने देखे 4 हैं और सम स्थान कितने हैं? 3 हैं। अब अपने को जो गिवन डिजिट थी वो चेक करनी थी कि और डिजिट कितनी है। और डिजिट अपने पास 4 हैं और 4 ही ऑड प्लेस हैं, तो उनको भरने के तरीकों की संख्या फैक्टोरियल 4। अब देखिए इनमें से कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, तो 1 है वो 2 बार रिपीट हो रहा था, 3 भी 2 बार रिपीट हो रहा था, तो जो जितनी बार रिपीट होता है उसके फैक्टोरियल से उतना ही डिवाइड कर देते हैं। सेम इसी तरह से इवन प्लेस को भरने के लिए इवन डिजिट अपने पास कितने थे? 3 थे, तो तरीके टोटल कितने हो गए? फैक्टोरियल 3। और चूंकि 2 है वो 2 बार रिपीट हो रहा था, इसलिए अपन ने फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया, सोल्व किया, आंसर कितना आ गया? 18। अगला क्वेश्चन है, यह भी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है कि किसी कमरे में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है। यदि कुल हाथ मिलाए जानों की संख्या 66 हो तो कमरे में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? ये सवाल एनडीए में, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में पता नहीं कितनी बार आ चुका है। डिजिट चेंज हो सकती है, क्वेश्चन का फॉर्मेट हमेशा यही रहता है। तो देखिए तरीका क्या होगा, जब भी ये क्वेश्चन आए दिमाग में ये बैठा लीजिए कि एक कमरे में n व्यक्ति हैं और हाथ कितने चाहिए मिलाने के लिए? 2। तो टोटल हाथ मिलाए जाने की संख्या होगी NC2। सीधा सा फंडा है, n व्यक्ति हैं और हाथ मिला रहे हैं 2 आपस में, तो फॉर्मूला क्या होगा? NC2। और क्वेश्चन कह रहा है कि NC2 की वैल्यू कितनी है? 66। तो n का मान कितना होगा? कमरे में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? या तो आप इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, NCR वाले फॉर्मूले से, या सीधा सा कॉन्सेप्ट है ऑप्शन से कर लीजिए। n की वैल्यू 11 रखते हैं, 11C2 की वैल्यू कितनी होती है बताइए? 11C2 की वैल्यू होगी 11 इंटू 10/2, जो कि हुई 55। सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। फिर अपन लेते हैं 12C2। 12C2 कितना होगा? 12 इंटू 11/2, 2 से 12 गया 6, यानी 66। आ रहे हैं हाथ मिलाई जाने की संख्या, तो आंसर क्या होगा इसका? 12 है। तो सीधा सा एक ही बात है, हाथ मिलाई जाने वाले संख्या आ जाए तो आपको सीधा सा है एक ही फॉर्मूला लगाना, NC2, जहाँ n क्या है? व्यक्तियों की संख्या जो कमरे में उपस्थित है। नेक्स्ट, सबसे मजेदार सवाल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, आज तक ये भी बहुत बार पूछा गया सवाल है और कितनी आसानी से अपन इसको अभी हल कर पाते हैं आप देखिएगा। यदि 1 + x⁴ में r वां, r+1वां और r+2वां पद समांतर श्रेणी में हो तो आपको बताना है कि r की वैल्यू कितनी होगी। एक सीधा सा फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, कई बार तो ये फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, पिछले 3-4 सालों में ये 2 बार फॉर्मूला पूछा गया है और उस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। तो फॉर्मूला क्या है कि यदि TR+1 और TR+2 इन AP, अगर TR+1 और TR+2 समांतर श्रेणी में हो तो एक फॉर्मूला है n² - n 4r+1 + 4r² - 2 = 0।
ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे आप आसानी से इक्वेशन को कर जाओगे। यहाँ एन तो क्या है, पावर, जो द्विपद प्रमेय है उसकी पावर दे रखी है, और आर अपने को निकालना है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। एन की जगह 14 रखा, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर 196, माइनस यहाँ 14 रखा, 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 14 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। आपने n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 14। अब आप सॉरी, इसको वापस लिखोगे 4r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर माइनस 56r, ठीक है, और न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी बची, 14 और 2 16, 16 इसमें से माइनस किया तो कितना हो गया 180। अब 4 से डिवाइड कर दीजिए, आर स्क्वायर माइनस 14r प्लस 45 इक्वल टू 0। और अब आप इसके फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर कितने होंगे, r माइनस 9 r माइनस 5 इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू क्या होगी, 9 या 5। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा दे रखा है, 9, ये इसका सही उत्तर होगा। तो एक ही बात का ध्यान रखना है आपको कि अगर किसी द्विपद प्रमेय में आरवां, आर प्लस 1वां और आर प्लस 2वां पद अगर समांतर श्रेणी में हो तो आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 4r प्लस 1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए अगला क्वेश्चन है, y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 9 अपॉन 3 प्लस एंड सो ऑन। और आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है। इसको पढ़ने से पहले मैं दो फॉर्मूले लिख रहा हूँ जो कि आपको याद होने चाहिए। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला अपन यहाँ काम में नहीं ले सकते, यहाँ सभी जो साइन है वो किस में आ रहे हैं, प्लस में, जबकि यहाँ अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है, तो ये फॉर्मूला तो यहाँ पे काम में नहीं आएगा। फिर अपन लेते हैं लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस एंड सो ऑन। अब अगर अपन बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एंड सो ऑन। अब देखिए ये इसको मैच कर रहा है, एक्स की वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर अपन इस एक्स की जगह एक्स क्यूब रख दें तो देखिए यहाँ एक्स क्यूब, यहाँ एक्स की पावर 6 अपॉन 2, यहाँ एक्स की पावर 9 अपॉन 3, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसमें y इक्वल टू जो दे रखा था आपको माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 2, उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, एक्स की जगह एक्स क्यूब आ गया। अब ये लॉग जब बराबर के इधर आएगा तो ये बन जाएगा e की पावर y इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब। अब इस एक्स क्यूब को तो ले आओ इधर और ये बन गया 1 माइनस e की पावर y, देन x इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस e की पावर y की पावर 1/3, और ये अपना आंसर होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, x इक्वल टू 1 माइनस e की पावर y की पावर 1/3, यहाँ पावर 3 है ध्यान रखना, या 1/3 है, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। यहाँ 3 फॉर्मूले आपको देखने लायक हैं, ये याद होने चाहिए। अगर अल्टरनेट निशान आ रहा है, साइन आ रहा है, तब तो आपको log 1 प्लस एक्स लेना है, और अगर साइन आपके पास सभी प्लस में आ रहे हैं या सभी माइनस में आ रहे हैं तब फॉर्मूला कौन सा लेना, log 1 माइनस एक्स या log 1 माइनस एक्स वाला। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आ गया कि यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो तो 1 प्लस बी प्लस आइटा ए अपॉन 1 प्लस बी माइनस आइटा ए की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अपन सॉल्व करते हैं, 1 प्लस बी, ये वास्तविक भाग हो गया, ये आइटा ए, इधर 1 प्लस बी माइनस आइटा ए। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, यानी परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण में क्या करते हैं, जो हर होता है इसका जो निशान है उसके अगेंस्ट निशान से अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 प्लस बी प्लस आइटा ए, नीचे भी आ जाएगा 1 प्लस बी प्लस आइटा ए।
अब देखो a प्लस बी, यहाँ भी a प्लस बी सेम आ रहा है, तो आप इसका स्क्वायर लगा सकते हो, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर। देखो ये a है प्लस ये b है, यहाँ ये a है प्लस ये b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर, यानी 1 प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर यानी आइटा a का स्क्वायर, प्लस 2a और साथ में b। इसी तरह से a माइनस बी और a प्लस बी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। ऊपर 1 प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको लिखेंगे 1 प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, यह आइटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आइटा 2a 1 प्लस बी। इसी तरीके से नीचे देखो 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस, यह आइटा स्क्वायर का माइनस इसको प्लस का कर देगा, तो ए स्क्वायर। अब अपने पास जो प्रॉपर्टी दे रखी है, प्रॉपर्टी मतलब एक जो कंडीशन दे रखी है वो अपन यूज में लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। ये लिखो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 लिखो, या 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। तो देखो ये 1 और ये माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों मिलकर, ये और ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर प्लस आइटा 2a 1 प्लस बी। इसी तरह से देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलकर क्या बन जाएगा 1, और ये 1 मिलकर बन जाएगा 2 प्लस 2b। अब देखिए ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर मिलकर क्या बनेगा, 2b स्क्वायर। 2b स्क्वायर और 2b में 2b कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस बी आइटा 2a 1 प्लस बी अपॉन, यहाँ नीचे भी 2 1 प्लस बी कॉमन ले लेते हैं। तो देखो यहाँ 2 1 प्लस बी कॉमन आ रहा है, ऊपर 2 1 प्लस बी कॉमन आ रहा है, वो 2 1 प्लस बी 2 1 प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, b प्लस आइटा a। देखो दोबारा से अगर अपन इसको सेपरेट करें तो इसके नीचे जब आप ये लिखोगे 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस बी से 1 प्लस बी कैंसिल, तो क्या बचा, b प्लस आइटा लिख दिया। अब ये 2 1 प्लस बी से 2 1 प्लस बी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, a। तो b प्लस आइटा a, ये इसका सही उत्तर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपके, ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी कह सकते हो, साथ साथ में आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कह सकते हो। क्वेश्चन क्या है, एक्स आर इक्वल टू कोस ऑफ पाई अपॉन 2r प्लस आइटा साइन पाई अपॉन 2r, और आपको वैल्यू क्या निकालनी है, x1 x2 से लेके इन्फिनिटी तक। इसमें वालों को 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है जो समझने लायक, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। आपसे पूछा क्या है, x1 x2 x3 से लेके इन्फिनिटी की वैल्यू। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले x1 निकालते हैं, ठीक है। x1 निकालने के लिए r की जगह क्या कर दो, 1, तो cos ऑफ पाई अपॉन 2 प्लस आइटा साइन पाई अपॉन 2। अब आप x2 निकालोगे, x2 के लिए r की जगह 2 लिख दो, तो क्या बनेगा, cos ऑफ पाई अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस आइटा साइन पाई अपॉन 2 का स्क्वायर। इस तरह से अपन लिखते रहेंगे, सभी वैल्यूज पुट हो जाएगी। अब आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में एक फॉर्मूला है कि cos a1 प्लस आइटा साइन b1 डॉट cos a2 प्लस आइटा साइन b2। इस तरह से अगर आपको मल्टीप्लाई में दे रखे हों तो आप इनके कोणांकों को जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे तो सेम वही तो फॉर्मूला हुआ ही है। पैटर्न याद रखना, वास्तविक भाग में कोस होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट में आपके पास साइन होना चाहिए। तो कोस ए प्लस आइटा साइन बी, कोस a1 प्लस आइटा साइन b1, इस तरीके से आपने को दे रखा हो, ये फॉर्मूला गलत, ठीक है। तो यहां पर देखिए कॉस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 का स्क्वायर, इस तरह से चलेगा, प्लस आइटा साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 का स्क्वायर, ऐसे चलेगा। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये एक अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी हुई कि नहीं हुई,
यहाँ पर ये भी एक अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी हुई, तो आप क्या लिखेंगे, cos a अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या होगा, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो 1/2 प्लस आइटा साइन a अपॉन 1 माइनस आर। तो अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 1/2 क्या हुआ, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया cos पाई प्लस आइटा साइन पाई। तो साइन पाई की वैल्यू तो चूंकि 0 होती है और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो इसका आंसर होगा।